सो फोर्थ लेसन, द इकोनॉमिक ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, तो अब सबसे पहला इंट्रोडक्शन पार्ट है। इन द इंट्रोडक्शन पार्ट इट्स से अबाउट व्हेन द महाराष्ट्र शुड बी सेटअप, महाराष्ट्र कब स्टार्ट हुआ उसके बारे में, तो कब उसका फॉर्मेशन हुआ। सो देखो इंट्रोडक्शन में सबसे पहला द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र कम इनटू एग्जिस्टेंस 1 मई 1960। मतलब महाराष्ट्र स्टेट का जो स्थापना हुआ है, मतलब एक अलग से स्टेट का दर्जा उसको जो मिला है, एक स्टेटस मिला है, हाँ स्टेट का वो कब मिला है, 1 मई 1960। द स्टेट इकोनॉमिक हैज अचीव डिस्टिंग्विश्ड स्टेटस एज रिजल्ट ऑफ कलेक्टिव इफर्ट्स ऑफ इट्स पीपल। देखो महाराष्ट्र के जो लोग हैं उनके कलेक्टिव इफर्ट्स की वजह से, कलेक्टिव मतलब उन्होंने कंबाइन करके एक साथ, मतलब भले अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज है, अलग अलग रीजन में रहने वाले लोग हैं, लेकिन सभी लोगों ने कलेक्टिव इफर्ट्स किया है। तो महाराष्ट्र का क्या है, एक अलग पहचान, अलग स्टेटस। ठीक है, द इकोनॉमिक हैज अचीव, मतलब उनकी आर्थिक जो स्थिति है वो सब में एक अलग अलग पहचान के रूप में आया। डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट, स्टेट मतलब पोजिशन, एज अ रिजल्ट ऑफ कलेक्टिव इफर्ट्स ऑफ दिस पीपल। मतलब उसका इकोनॉमिक पोजीशन कुछ सभी स्टेट से अलग है, मतलब बहुत ज़्यादा हाई लेवल का उसका इकोनॉमिक स्टेटस है, बिकॉज ऑफ कलेक्टिव इफर्ट्स ऑफ दी ऑल द पीपल इन द महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में जो रहने वाले जो पॉलिटिकल पार्टीज है या फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन है, बिकॉज ऑफ ऑल दिस थिंग महाराष्ट्र रीच द डिस्टिंक्ट स्टेटस, मतलब एक अलग स्टेटस महाराष्ट्र ने क्या किया बच्चों, उसने अचीव किया है। सो 1960 के बाद भी महाराष्ट्र का एक अलग स्टेटस, मतलब एक अच्छा स्टेटस, इकोनॉमिकली गुड स्टेटस वो क्या है, मतलब दिखने को आया है। सो एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन ऑफ महाराष्ट्र। अभी देखो महाराष्ट्र का जो कामकाज है, मैनेजमेंट है, वो कैसा चलता है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट क्या क्या है, देखो डिवीजन क्या क्या है। एज पर द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ महाराष्ट्र, जब महाराष्ट्र का इकोनॉमिक सर्वे हुआ 2017-18, ठीक है, द स्टेट हैज़ बीन डिवाइडेड 36 डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, कितने डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र में, टोटल 36 डिस्ट्रिक्ट है, अंडर 6 रेवेन्यू डिवीजन। उसमें भी उस डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, 6 ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जो रेवेन्यू के डिवीजन, रेवेन्यू मतलब कमाई, इनकम, पैसा, जिसको हम फाइनेंशियल भी बोल सकते हैं, फाइनेंस मनी के मामले में 6 ऐसे डिवीजन है जो फाइनेंशियली रिच, रेवेन्यू के मामले में सबसे बड़े स्टेटस माने, मतलब डिस्ट्रिक्ट माने जाते हैं। उसमें जैसे मुंबई हो गया, पुणे हो गया, नासिक हो गया, औरंगाबाद, अमरावती, नागपुर। ठीक है, फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स, मतलब इनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल मोस्टली महाराष्ट्र का सारा काम, जैसे समझो वहाँ पे विधानसभा होने दो, कोई भी होने दो, मतलब नागपुर से हो गया, औरंगाबाद हो गया, अमरावती हो गया, नासिक, मुंबई तो आपको पता है इट इज़ अ कैपिटल सिटी ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का मतलब राजधानी है, कैपिटल सिटी है और फाइनेंशियल सिटी भी। वैसे पुणे एजुकेशन के लिए पहचाना जाता है। सो नासिक, जैसे नासिक भी बहुत बड़ा सिटी है। ठीक है, वो कैसे होता है, वहाँ पे जो वाइन होते हैं, वाइन मतलब अंगूर का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसे अलग अलग स्टेट्स में, हाँ ये जो स्टेटस है फाइनेंशियली, रेवेन्यू के मामले में, कमाई के मामले में, ये जो 6 स्टेट है, हाँ वो क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन द महाराष्ट्र। देन इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ महाराष्ट्र। अभी महाराष्ट्र का फीचर्स क्या क्या है, मतलब विशेषताएं क्या है, वो हम पढ़ेंगे। सो दिस वॉज द इंट्रोडक्शन पार्ट। So in the introduction part, we have studied when the Maharashtra is to be set up, started with the constituted. So Maharashtra is to be constituted a distinct state in the 1 May 1960. इसलिए देखो हम 1 मई को महाराष्ट्र डे सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि उस दिन महाराष्ट्र की स्थापना हुई थी, महाराष्ट्र एक राज्य की स्थापना हुई थी। ठीक है, पैसा से तेलंगाना वगैरह ये सब क्या उससे जुड़े हुए थे। ठीक है, वो सब से हट के वो क्या हुआ, एक सेपरेट राज्य का दर्जा उसको मिला है महाराष्ट्र को। ठीक है, और उसके बाद देखा महाराष्ट्र में टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट है। सो देयर द 36 डिस्ट्रिक्ट इन द महाराष्ट्र, एंड आउट ऑफ दैट 6 इज अ फाइनेंशियल रेवेन्यू डिवीजन ऑफ द महाराष्ट्र, दैट इज अ मुंबई, पुणे, नासिक, औरंगाबाद, अमरावती, नागपुर फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द फीचर्स ऑफ महाराष्ट्र इकोनॉमी। सो महाराष्ट्र की जो इकोनॉमी है उसका क्या क्या फीचर्स है। सो देखो महाराष्ट्र इज द सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड स्टेट इन द कंट्री। अपने देश का सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड स्टेट है। पॉपुलेटेड मतलब जनसंख्या, मतलब इंडिया में जितने भी स्टेट है, ठीक है, यूपी, एमपी, गुजरात, ऐसे बहुत सारे स्टेट महाराष्ट्र में हैं। ठीक है, 26 स्टेट लगभग महाराष्ट्र इंडिया में। सो आउट ऑफ द टोटल स्टेट, महाराष्ट्र ऑक्युपाइड सेकेंड पोजीशन इन द टर्म ऑफ द पॉपुलेशन।
मतलब पॉपुलेशन के टर्म में महाराष्ट्र का सेकेंड रैंक आता है, ठीक है। उसके बाद द पॉपुलेशन कितनी है वो पॉपुलेशन, द पॉपुलेशन ऑफ महाराष्ट्र वॉज 11.24 करोड़ ड्यूरिंग द 2011। 2011 में महाराष्ट्र का टोटल पॉपुलेशन था 11.24 करोड़ ड्यूरिंग 2011, ठीक है। तो सेकेंड पोजीशन में कौन होता है, महाराष्ट्र, और फर्स्ट पोजीशन कौन होता है, यूपी बिहार जो होता है वो बच्चों फर्स्ट पोजीशन में इन टर्म ऑफ दी पॉपुलेशंस, ठीक है। और जो महाराष्ट्र की टोटल पॉपुलेशन 11.24 करोड़, मतलब अपने कंट्री की पॉपुलेशन 150 करोड़ है, 150 करोड़ है, तो उसमें सिर्फ 11 करोड़ पॉपुलेशन कहाँ पे, अकॉर्डिंग 2011 सेंसस। 11 सेंसस का मतलब क्या था, ड्यूरिंग 2011 का डेटा क्यों है बच्चों, क्योंकि देखो जो पॉपुलेशन का सर्वे होता है बच्चों हर 10 साल में होता है। तो प्रीवियस जो सर्वे था बिफोर 10 ईयर था, सो बिफोर 10 ईयर मतलब 2011। तो अभी आने वाला जो सर्वे 2022 में होना रहा है, 2022 में होगा, ठीक है, जिसमें पॉपुलेशन का फिर से सर्वे होगा, जनगणना होगी, फिर से उस टाइप पे मालूम पड़ेगा व्हाट इज अ पॉपुलेशन ऑफ महाराष्ट्र। फिर पॉपुलेशन महाराष्ट्र की बढ़ गई है, कम हो गई, स्टेबल हो गई, वो अपने को मालूम पड़ेगा। सो अकॉर्डिंग टू 2011 मतलब ये लगभग 9 ईयर्स बैक डेटेड डेटा है, ठीक है, मतलब 9 साल पुराना डेटा है, जिसके हिसाब से 9 साल पहले पॉपुलेशन जो महाराष्ट्र की थी 11.24 करोड़ थी, ठीक है। उसके बाद सेकंड, तो पहला पॉइंट क्या बता रहा बताओ, इट से अबाउट दी पॉपुलेशन। सो इन टर्म ऑफ पॉपुलेशन महाराष्ट्र ऑक्युपाइड प्लेस सेकंड पोजीशन इन द इंडिया। इंडिया में महाराष्ट्र का सेकंड पोजीशन आता है इन टर्म ऑफ दी पॉपुलेशन। उसका सेकंड पॉइंट बता रहा है बच्चों फीचर्स में, महाराष्ट्र इज द थर्ड लार्जेस्ट स्टेट इन द कंट्री इन टर्म ऑफ जोग्राफिकल एरिया। जोग्राफी मतलब जो उसका भूखंड एरिया है, जोग्राफिकल मतलब महाराष्ट्र का जो एरिया है, मतलब कितना एरिया उसने कवर किया है। मतलब ये जो महाराष्ट्र का दिख रहा है, ठीक है, ये महाराष्ट्र का पूरा डायग्राम्स है। तो ये जो महाराष्ट्र का जो मानचित्र है, मतलब ये जो मैप दिख रहा है, उस मैप के हिसाब से ये जो पूरा स्क्वायर फीट का जो एरिया इट इज़ कवर बाय महाराष्ट्र। तो इस महाराष्ट्र में देखो, महाराष्ट्र के आजू बाजू में तेलंगाना है, इसको सेपरेट किया महाराष्ट्र से, अरेबियन सी है, ठीक है, गुजरात है उसके नज़दीक में, ठीक है, कर्नाटका है। तो ये सब से अलग करके महाराष्ट्र की स्टेट फॉर्म हो गया। तो ये जो एरिया दिख रहा है आपको बाउंड्रीज का एरिया, तो वो एरिया टोटल कितना है, मतलब उस एरिया के हिसाब से वो थर्ड लार्जेस्ट जोग्राफिकल एरिया है, समझा। तो एरिया के हिसाब से पूरे स्टेट में तीसरे नंबर में एरिया इसका है, फर्स्ट नंबर में 2 और स्टेट है फर्स्ट और सेकेंड नंबर पे, ठीक है। सो इसका जोग्राफिकल एरिया कितना है बच्चों, 3.08 लाख स्क्वायर किलोमीटर। मतलब इसका जो पूरा एरिया है महाराष्ट्र का, पूरा भूखंड क्षेत्र जो है 3.08 लाख स्क्वायर फीट, इतना उसका एरिया है, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट है, इट इज़ अ मोस्ट अर्बनाइज स्टेट। देखो ये बहुत ही अर्बनाइज, मतलब यहाँ पे शहरीकरण बहुत ज़्यादा है, मतलब यहाँ पे रूरल एरिया कम है, मतलब बहुत ही डेवलप है। जहाँ पे रूरल खत्म हो जाता है, हाँ, गाँव कम हो जाते हैं और उसका शहर में कन्वर्जन होता है, तो हम उसे वो स्टेट बहुत डेवलप है। सो डेवलपमेंट के दृष्टिकोण से महाराष्ट्र इज़ वेरी डेवलप बिकॉज इट इज़ अ मोस्ट अर्बनाइज स्टेट। अर्बनाइज तो बहुत ही ज़्यादा इसका शहरीकरण हुआ है, मतलब टोटल पॉपुलेशन का 45.20% ऑफ दैट्स पॉपुलेशन लिविंग इन द टाउन एंड सिटी। मतलब देखो बच्चों, मीन्स 45% पॉपुलेशन, लगभग 45% पॉपुलेशन शहरों में रहती है, ठीक है, टाउन में रहती है, शहरों में रहती है। और रूरल एरिया में, बैकवर्ड एरिया में रहने वाली पॉपुलेशन कितनी है, फिर वो 55%। मतलब इतना ज़्यादा टोटल पॉपुलेशन का, मतलब आधे, लगभग हाफ पॉपुलेशन कहाँ रहती है बच्चों, इट इज़ लिविंग इन द सिटी। मतलब इट इज़ अ टोटली मीन्स अबाउट 50% इट इज़ टू बी अर्बनाइज। मतलब हर एक स्टेट, दूसरे स्टेट की अपेक्षा महाराष्ट्र का जो अर्बनाइजेशन का रेशियो इट इज़ अ हाई। तो उसका थर्ड पॉइंट क्या, फोर्थ पॉइंट क्या होता है, अकॉर्डिंग 2011 सेंसस। सेंसस मतलब इट इज़ अ मेथड ऑफ सर्वे। सेंसस मतलब जनगणना का सर्वे होता है 2011 में। तो उस टाइम पे जो सेक्स रेशियो है, मतलब मेल एंड फीमेल का जो रेशियो है बच्चों, ठीक है, मेल एंड फीमेल का जो रेशियो है उसको बोलते हैं सेक्स रेशियो। इसको हम कैसे कंपेयर करते हैं, पर 1000 पॉपुलेशन। जनगणना, पॉपुलेशन, हर चीज़ का जो कैलकुलेशन होता है पर 1000 के हिसाब से किया जाता है। जैसे आपके एग्जाम के मार्क्स परसेंटेज के हिसाब से, मतलब 100 में कंपेयर करके किया जाता है, वैसे यहाँ पे पॉपुलेशन का जो कैलकुलेशन होता है वो कैसे होता है, पर 1000 से कंपेयर, मतलब 1000 में कितने लोग। तो 1000 मेल में इंडिया में जो सेक्स रेशियो है वो कैसा है, 1000 मेल में 929 फीमेल है, मतलब 930 के लगभग फीमेल है। 1000 अगर मेल रहेंगे तो उसमें 930 फीमेल है, मतलब डिफरेंस कितना है, ओनली देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 71, मतलब 71 फीमेल का डिफरेंस है। मतलब अदर स्टेट की अपेक्षा बहुत ही अच्छा है। राजस्थान वगैरह, राजस्थान में देखो मेल का रेशो बहुत कम है, सॉरी फीमेल का रेशो,
फीमेल बहुत ही कम है एज कम्पेयर टू महाराष्ट्र। सो महाराष्ट्र का ये भी रेशो बहुत अच्छा है। फीमेल एंड मेल का जो रेशो है, मतलब जिसको सेक्स रेशो बोलते हैं, मेल एंड फीमेल का रेशो क्या है बच्चों, इट इज ऑल्सो गुड इन द महाराष्ट्र। अबाउट 929 फीमेल्स आउट ऑफ टोटल 1000 मेल्स। ठीक है, 1000 मेल में 929 क्या होती है, फीमेल रहती है महाराष्ट्र में। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट है द स्टेट लिटरेसी रेट, मतलब जो साक्षरता का प्रमाण है। ठीक है, साक्षरता मतलब एडुकेशन है 82.3% एज पर द 2011 सेंसस। ठीक है, लगभग कर्नाटका वगैरह जहाँ पे हाईली मतलब एडुकेटेड लोग होते हैं, चेन्नई है ना, ये सब जो है चेन्नई हो गया, वहाँ पे क्या होता है बच्चों, सबसे ज़्यादा एडुकेशन का रेशो है, वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा एडुकेटेड है। ठीक है, तमिलनाडु वगैरह यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, वहाँ पे एडुकेशन का रेशो बहुत ज़्यादा है, अपने से भी थोड़ा ज़्यादा है। तो महाराष्ट्र का कितना है 82.3% इन अकॉर्डिंग 2011, मतलब पढ़ाई का जो रेशो है, एडुकेशन का जो रेशो है 82.3%, मतलब 100 पॉपुलेशन में 80% पॉपुलेशन पढ़ी लिखी है, अबाउट 20% पॉपुलेशन इलिटरेट है, मतलब अनएडुकेटेड है। ठीक है, मतलब साक्षरता का प्रमाण अच्छा है। उसके बाद देखो नेक्स्ट है 6.7 है अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ द महाराष्ट्र 2016-17। अभी देखो महाराष्ट्र का जो इकोनॉमिक सर्वे हुआ, मतलब आर्थिक सर्वे हुआ, तो महाराष्ट्र में आर्थिक डेवलपमेंट है कि नहीं वो देखा गया। सो महाराष्ट्र का जो ग्रोथ रेट है, ठीक है, मतलब जो डेवलपमेंट का रेट है, स्टेट हैड टू बी द हाईएस्ट ग्रोथ ऑफ GSDTP, मतलब ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं ना, जिसको नेशनल इनकम बोला जाता है बच्चों। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब नेशनल इनकम, और नेशनल इनकम मतलब क्या, कंट्री का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे उस पर डिपेंड करता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब स्टेट का डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो है, हाँ, मतलब अपने कंट्री का टोटल प्रोडक्शन या टोटल इनकम, ठीक है, वो सबसे हाईएस्ट है। ठीक है, द स्टेट हैड द हाईएस्ट ग्रोथ ऑफ द GSDTP। ठीक है, सबसे ज़्यादा, मतलब सारे स्टेट में सबसे ज़्यादा ग्रोथ किसका है, अपने महाराष्ट्र का है। और पर कैपिटा इनकम मतलब एक पर्सन की इनकम, पर कैपिटा इनकम मतलब क्या है, पर पर्सन इनकम, एंड GDP मतलब टोटल नेशन का इनकम, नेशनल इनकम। GDP इज डिनोट बाय द GDP इज कंसर्न विद द टोटल नेशनल इनकम। GDP का मतलब होता है बच्चों टोटल नेशनल इनकम। ठीक है, कंट्री का जो नेशनल इनकम है उसको हम GDP बोलते हैं, समझ में, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, नेशनल इनकम को पहले ही बता, देखो नेशनल इनकम का डेफिनेशन बता था, नेशनल इनकम मतलब क्या, प्रोडक्शन ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस, वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस, समझा, जो भी गुड्स एंड सर्विस का वैल्यू हम प्रोड्यूस करते हैं दैट इज कॉल्ड द नेशनल इनकम। ठीक है, पूरे राष्ट्र का है। और पर कैपिटा इनकम मतलब क्या होता है, पर कैपिटा इनकम इज व्हाट, इनकम ऑफ दी वन पर्सन। तो कैसे आएगा, नेशनल इनकम को अगर टोटल पॉपुलेशन से हम डिवाइड करें, टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करें तो क्या आएगा, पर कैपिटा इनकम आएगा। पर कैपिटा पर पर्सन इनकम। हम क्या करें, नेशनल इनकम को किससे डिवाइड करें बच्चों, टोटल पॉपुलेशन से। समझो अभी हमारे कंट्री का टोटल नेशनल इनकम समझो 1 लाख रुपए है। ठीक है, टोटल नेशनल 1 लाख रुपए, और हमारे कंट्री में लोग रहते हैं, समझो एक एग्जाम्पल 100 लोग रहते हैं, तो एक पर्सन का इनकम कितना हो गया, 1000 रुपीज़, मतलब एक पर्सन 1000 रुपये कमाता है। मतलब इस तरह से हम नेशनल पर कैपिटल को निकालते हैं। और नेशनल का मतलब टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस इन कंट्री, मतलब पूरे देश में जो वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस किया है उसको बोलते हैं नेशनल इनकम, जिसको हम GDP बोलते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो यहाँ पे लिखा ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, पूरे नेशन का प्रोडक्ट नहीं, स्टेट का डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, मीन्स वो सबसे ज़्यादा है, उसका ग्रोथ ज़्यादा है। लेकिन वो ग्रोथ रेट देखो किस तरह से चेंज हुआ है, लेट्स सी। सो इन कंपेरिजन टू द अदर स्टेट, मतलब दूसरे कंपेरिजन में इसका सबसे हाईएस्ट है। ठीक है, द स्टेट इकोनॉमिक्स कैरेक्टरिस्टिक है, मतलब जो स्टेट की जो इकोनॉमिक्स है उसका मेन फीचर्स क्या है, देखो इकोनॉमिक मतलब आर्थिक स्थिति। तो आर्थिक स्थिति जिससे इकोनॉमी के ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है, उसमें सबसे पहला अपने पास जो रिसोर्सेस है, रिसोर्स मतलब मैन मनी मटेरियल, ठीक है, वो सब चीज़ अपने रिसोर्सेस है। तो अपने पास जो अबिडेंट नेचुरल रिसोर्स, अबिडेंट मतलब क्या, लार्ज, अबिडेंट मतलब लार्ज, बहुत ज़्यादा आपके पास नेचुरल रिसोर्सेस है। महाराष्ट्र के पास क्या बोला कि महाराष्ट्र की जो इकोनॉमी से उसका फीचर, सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है कि उसके पास क्या है, अबिडेंट नेचुरल रिसोर्सेस है। मतलब नेचुरल रिसोर्स है वो बहुत ज़्यादा, अबिडेंट मतलब बहुत ज़्यादा लार्ज है। ठीक है, देयर इज अ लार्ज नेचुरल रिसोर्सेस। नेचुरल मतलब जो जैसे कोल हो गया, मिनरल हो गया, ऑयल हो गया, वाटर रिसोर्स हो गए, सनशाइन हो गए, मतलब जितने भी नेचर ने जो गिफ्टेड किए हुए रिसोर्सेज है और जिसका इस्तेमाल हम प्रोडक्शन में करते हैं,
तो ऐसे रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है। उसके बाद अवेलेबिलिटी ऑफ द स्किल मैन पावर। अभी देखो एजुकेशन का प्रमाण ज़्यादा है महाराष्ट्र में, अबाउट 82% पीपल आर एजुकेटेड, लिटरेट, so that's why here in the Maharashtra skill man power is easily available। तो महाराष्ट्र में जो मैन पावर है, मतलब ह्यूमन पावर है, वो क्या है, हाईली स्किल मैन पावर है। उसके बाद टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, महाराष्ट्र में टेक्निक का भी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट है, मतलब मॉडर्न टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर सिस्टम, ऑटोमेटिक मशीनरी, रोबोटिक मशीनरी टेक्नोलॉजी ऐसा इस्तेमाल करके काम किया जाता है, बिकॉज इट इज़ अ वेरी हाईली एडवांस स्टेट ऑफ द कंट्री। उसके बाद डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या आता है बच्चों, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब हो गए जैसे ट्रांसपोर्ट हो गए, बैंकिंग हो गए, इंश्योरेंस हो गए, रोड फैसिलिटी हो गई, हाँ, एनर्जी फैसिलिटी हो गई, हाँ, एनर्जी हो गए, ये सब क्या है महाराष्ट्र में मीन्स हाईली अवेलेबल है, तो इसलिए डेवलप है, बहुत ही ज़्यादा डेवलप है इंफ्रास्ट्रक्चर। और इंफ्रास्ट्रक्चर से ही प्रोडक्शन होता है, और प्रोडक्शन बढ़ने से क्या होता है, जीडीपी बढ़ता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बढ़ता है, और जिससे नेशनल इनकम बढ़ता है, और जिसके ऊपर देश का क्या होता है, डेवलपमेंट डिपेंड करता है। तो अपने महाराष्ट्र हाईली डेवलप, मतलब डेवलप स्टेट बोल सकते हैं उसको, ठीक है। तो 7th पॉइंट क्या बता रहा है, इन द 7th पॉइंट वी हैव स्टडी व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द महाराष्ट्रियन इकोनॉमी। तो महाराष्ट्र के जो इकोनॉमिक मतलब आर्थिक स्थिति का जो फीचर्स देखा जाए, तो उसके पास सबसे पहला मैन पावर अबिडेंट है, सॉरी नेचुरल रिसोर्स भी है, मैन पावर भी है, टेक्नोलॉजी भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब जो हमको फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या लगते हैं बच्चों, प्रोडक्शन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, ठीक है, जिसको बोलते हैं नेचुरल रिसोर्स, लैंड, लेबर, कैपिटल, जिसको हम टेक्नोलॉजी भी बोलते हैं, कैपिटल क्या बोलते हैं, टेक्नोलॉजी, ये क्या अपने पास बहुत सफिशिएंट है। तो अब यही चीज़ अगर आपके पास ज़्यादा है, जिसका इस्तेमाल करके हम प्रोडक्शन करते हैं, जिसको फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं, एन फॉर नेचुरल रिसोर्स, एल फॉर लेबर, के फॉर कैपिटल मीन्स फॉर टेक्नोलॉजी, वो आपके पास अबिडेंट है, प्रॉपरली अवेलेबल है, तो इसका मतलब प्रोडक्शन बढ़ेगा। सो जितना प्रोडक्शन बढ़ेगा उतना जीडीपी बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा, नेशनल इनकम बढ़ेगा। तो इकोनॉमिकली मतलब अपना देश आर्थिक, अपना जो स्टेट है महाराष्ट्र, इट इज़ इकोनॉमिकली रिच, इसलिए इसको हम क्या होते हैं, इकोनॉमिकली कैसा बच्चों, महाराष्ट्र रिच स्टेट है। क्यों रिच है, क्योंकि पास जो रिसोर्सेज लगते हैं प्रोडक्शन करने के लिए, इट इज़ अवेलेबल, ये बहुत इजीली अवेलेबल। देखो टेक्नोलॉजी एडवांस है, स्किल मैन पावर है, नेचुरल रिसोर्स भी अबडेंट है, मतलब लार्ज है, बहुत ज़्यादा है। सो ऑल दिस हेल्पफुल टू द डेवलपमेंट ऑफ महाराष्ट्र इकोनॉमी, ठीक है। तो ये उसका डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी मतलब इकोनॉमी का फीचर्स हो गया, मतलब महाराष्ट्र इकोनॉमिक्स का क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स है। 8 पॉइंट क्या बताता है बच्चों, 8 पॉइंट से अबाउट द महाराष्ट्र जो मोस्ट फेवर डेस्टिनेशन। देखो महाराष्ट्र क्या है, बहुत ही फेवर मतलब फेवरेबल, डेस्टिनेशन मतलब प्लेस फॉर क्रिएटिविटी, जहाँ पे क्रिएटिविटी होती है, स्किल डेवलपमेंट होता है, इन्वेस्टमेंट होता है, एंड टूरिज्म के मामले में भी महाराष्ट्र बहुत ही ज़्यादा फेमस है, ठीक है। महाराष्ट्र को फोर्ट के लिए बहुत पहचाना जाता है, किलों के लिए, मतलब हर जगह किले बनाए हुए, तो वो बहुत ही टूरिस्ट प्लेस है। और भी बहुत सारे ऐसे जगह है विच इज़ अ टूरिस्टली अट्रैक्ट, जैसे महाबलेश्वर बोलो, इट इज़ अ कूलेस्ट प्लेस ऑफ द महाराष्ट्र, इट इज़ अ टूरिस्टली अट्रैक्टेड। तो टूरिज्म बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, और फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत बड़ी बड़ी फॉरेन कंपनियाँ महाराष्ट्र में अपना बिजनेस स्टार्ट कर चुकी है, बिकॉज ऑफ देयर इज अवेलेबल अरेबियन सी। देखो ऐसा माना जाता है जैसे आपको इंडस्ट्रीज लगानी है, तो आपके पास सी एरिया साइड में होना चाहिए, कि जो इंडस्ट्रियल वेस्ट वगैरह इजीली डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं, और इजीली हम क्या कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं सी ट्रांसपोर्ट के थ्रू। तो यहाँ पे अरेबियन सी है, उसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर, जिसके जो महाराष्ट्र में औद्योगिकरण बहुत ज़्यादा, मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत अच्छा है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा होने से वहाँ पे लोग क्या कहते हैं, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं, लोग ज़्यादा पैसा लगाते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियाँ अपना पैसा लगाते हैं, स्किल है उसके पास, क्रिएटिविटी है, क्रिएटिव मतलब कुछ नया करने की, हमेशा कुछ नया क्रिएटिविटी महाराष्ट्र में होता है, समझ में। सो दिस इज द फीचर्स ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है। महाराष्ट्र जो इकोनॉमिक्स है उसका फीचर्स देखो, मीन्स व्हाट इज द फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है। सो अभी हम पढ़े व्हाट इज द महाराष्ट्र अबाउट द महाराष्ट्र एंड देयर फीचर्स ऑफ महाराष्ट्र इकोनॉमी। अब हम पढ़ेंगे बच्चों इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र का इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसा है, देखो हमारे पास जो प्रोडक्शन करने के लिए, ठीक है, हमारे पास जो किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट होता है वो डिपेंड करता है बच्चों जीडीपी पे। अभी मैंने बोला जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगर प्रोडक्ट का प्रोडक्शन बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो इनकम बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा, इनकम मतलब नेशनल इनकम बढ़ेगा। और नेशनल इनकम बढ़ गया तो हम बोलते हैं कंट्री का क्या हो रहा है बच्चों, किसी भी कंट्री या किसी भी स्टेट का
क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। तो महाराष्ट्र का जो डेवलपमेंट है अगर उसको देखना है तो अपने को उसके प्रोडक्शन के बारे में देखना चाहिए। तो अभी प्रोडक्शन करने के लिए, अभी जो प्रोडक्शन कहाँ कहाँ पे होता है, एग्रीकल्चर में होता है प्रोडक्शन, ठीक है। उसके बाद प्रोडक्शन कहाँ पे होता है, इंडस्ट्रीज में होता है, हाँ इंडस्ट्रीज में प्रोडक्शन होता है। और अभी जो बहुत ज़्यादा फेमस प्रोडक्शन है वो है सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर ये भी बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज है। तो देखो अभी यहाँ पे जो एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्रीज है, सर्विस है, इसको एग्रीकल्चर को बोलते हैं प्राइमरी, उसी में उसने पढ़ाया था, इंडस्ट्री को सेकेंडरी और सर्विस को टर्शरी सेक्टर बोला जाता है। ये तीनों सेक्टर में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज, ये जो तीनों सेक्टर में जो भी गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस होते हैं उस प्रोडक्शन के टोटल को बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी। ऑल द सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, प्राइमरी एग्रीकल्चर, सेकेंडरी इंडस्ट्री, टर्शरी सर्विसेज, ये तीनों सेक्टर से जो भी गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस होगा दिस इज कॉल्ड जीडीपी। सो ऑन द बेस ऑफ दिस जीडीपी द कंट्रीज नेशनल इनकम इज डिपेंड एंड ऑन द बेस ऑफ नेशनल इनकम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज डिपेंड। तो आपने को इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो अगर आपको महाराष्ट्र का डेवलपमेंट देखना है, हाउ मच द महाराष्ट्र इकोनॉमी विल बी डेवलप एंड इज डेवलप, सो वी शुड बी गो थ्रू द अबाउट द एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड सर्विस, ये तीनों के बारे में आपको जानना पड़ेगा, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं फिर उसमें एग्रीकल्चर के बारे में, व्हाट अबाउट द एग्रीकल्चर। सो महाराष्ट्र मतलब किसी भी सेक्टर में अपने पास तीन सेक्टर है प्रोडक्शन के, प्राइमरी सेक्टर जिसको एग्रीकल्चर सेक्टर बोलते हैं, सेकंड से इंडस्ट्री सेक्टर बोलते हैं। तो हम वही देखेंगे कि महाराष्ट्र में एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा है, इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसा है और सर्विस सेक्टर कैसा है। उसके ऊपर बेस पे डिपेंड करेगा कि महाराष्ट्र जो इकोनॉमीज है उसका डेवलपमेंट किस तरीके से है, ठीक है। तो अभी देखो स्टार्ट करते हैं सबसे पहला वेरी बिगिनिंग अबाउट द एग्रीकल्चर सेक्टर। सो एग्रीकल्चर एंड द अलाइड एक्टिविटी, अलाइड एक्टिविटी में जो नेचुरल रिसोर्स का इस्तेमाल कर जो एक्टिविटी करते हैं, जैसे फिशरीज हो गए, वो सब किस में आते हैं, अलाइड एक्टिविटी में आते हैं। सो एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटी प्ले द इम्पॉर्टेंट रोल इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ स्टेट। मतलब किसी भी स्टेट के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए एग्रीकल्चर बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चों अभी ये प्राइमरी सेक्टर है। एग्रीकल्चर कैसा सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर है। तो अभी समझो प्राइमरी सेक्टर से जो प्रोडक्शन होगा वो सेकेंडरी सेक्टर में क्या जाएगा, इंडस्ट्री में जाएगा, इनपुट बनेगा। समझो अभी मेरी बिस्किट बनाने की इंडस्ट्रीज है, तो मेरे को बिस्किट बनाने के लिए जो वीट लगेंगे, वीट का इस्तेमाल करके या वीट के फ्लोर का इस्तेमाल करके मैं क्या बनाने वाला बच्चों, बिस्किट बनाऊंगा। तो वो बिस्किट कहाँ बनाऊंगा, इंडस्ट्रीज में। तो एग्रीकल्चर होगा तभी वीट आएगा, तभी इंडस्ट्री में बन पाएगा। जैसे शुगर है, शुगर बना देखो, शुगर इंडस्ट्री क्या है, ये सेकेंडरी सेक्टर में आता है, मतलब इंडस्ट्री सेक्टर है। तो शुगर कहाँ से आते हैं, एग्रीकल्चर से आते हैं। तो अगर खेती का डेवलपमेंट होगा तो बाकी सेक्टर का भी डेवलपमेंट होगा। इसलिए बोला है बच्चों लाइन में, मीन्स एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटी प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ एनी स्टेट। मतलब किसी भी स्टेट के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। सो एज पर द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है, 2017-18, तो महाराष्ट्र जो इकोनॉमिक सर्वे था 2017-18, the share of the agriculture and allied activity in the gross state value added was 12.2%, ठीक है। एक मिनट, somebody is calling me, just wait for 2 minutes. So we are talking about the what is a development of agriculture sector. So इसमें बताया मैंने बच्चों, इन द महाराष्ट्र और एनी स्टेट फॉर देयर डेवलपमेंट, so agriculture sectors and allied activities play the very important role, ठीक है, they are having the very important role. so अभी फिर महाराष्ट्र का कितना रोल है देखते हैं। as per the economic survey महाराष्ट्र 2017-18, the share of the agriculture and allied activity in the total gross state value added मतलब GDP, मतलब टोटल एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शन था वो कितना था, 12.2% ड्यूरिंग 2016-17, ठीक है। तो देखो अभी एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्शन कितना था टोटल, मतलब इनकम में, मतलब टोटल नेशन का जो इनकम होता है उसमें, सॉरी टोटल जो स्टेट का इनकम होता है, टोटल जो प्रोडक्शन है। अभी देखो हमारे पास प्रोडक्शन कौन से सेक्टर से आते हैं, तीनों सेक्टर से आते हैं, प्राइमरी, सेकेंड एंड टर्शरी। तो ये जो टोटल तीनों सेक्टर्स, हमारे पास तीन सेक्टर है बराबर ना, प्राइमरी हो गया और सेकेंडरी हो गया और टर्शरी सेक्टर हो गया, ऐसे तीन सेक्टर है बराबर इकोनॉमिक्स के। तो ये जो तीन सेक्टर इकोनॉमिक्स में, उसमें समझो ये प्राइमरी हो गया, ये सेकेंडरी हो गया और ये टर्शरी सेक्टर हो गया, तीन सेक्टर हो गया इकोनॉमिक्स के। तो ये जो एग्रीकल्चर का उसका शेयर कितना है, 12.5% अकॉर्डिंग टू 2016 एंड 17 सर्वे, ठीक है। तो क्या बताया देखो, ये जो टोटल
अपना प्रोडक्शन जीडीपी का जो सेक्टर है, टोटल गुड्स एंड सर्विस का जो प्रोडक्शन है, उसमें क्या है बच्चों 12.5% किसका है, एग्रीकल्चर का है। 12.5% कितना है, एग्रीकल्चर 2016 एंड 17। ठीक है, तो बाकी जो है किसका है, फिर इंडस्ट्री का रहेगा, बाकी इंडस्ट्री का रहेगा और प्लस किसका रहेगा, सर्विस सेक्टर का रहेगा। सो देखो 12.5 2016-17 एंड अगेंस्ट 15.3% ड्यूरिंग 2001 एंड 2। देखो ये बहुत नेगेटिव बात है, मतलब 2001 और 2002 में, 2001 2002 में, 2001 एंड 2002 में इट वाज 15.3%, 15.3% था, अभी कितना हो गया 12.5% हो गया। मतलब इससे आपको क्या मान पड़ रहा है, इन द महाराष्ट्र द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन गोज ऑन डिक्लाइन, एग्रीकल्चर डिक्लाइन हो गया, कितने से देखो अबाउट 3% से तो डिक्लाइन हो गया, देखो 15% से लेके 12% पे आ गया है जीडीपी में। तो उसका टोटल प्रोडक्शन में एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन 3% से क्या हो गया बच्चों, रिड्यूस हो गया है। समझ में, विच इज सो द डिक्लाइन ट्रेंड ओवर द पीरियड, मतलब पिछले जो पीरियड से 2001 से लेके अब तक, ठीक है 2001 से लेके 2001 2002 से मतलब अभी 2020-21 चल रहा है, मीन्स अबाउट 20 ईयर्स, पिछले 20 सालों में आपका जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ा नहीं है, इट नाउ डिक्लाइन, इट बिकम अ 12.2% अगेंस्ट 15.3%। तो इसका मतलब एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शन है वो निगेटिव में है, टोटल जीडीपी में एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन क्या बच्चों, निगेटिव में है। समझ में आया। उसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट, एग्रीकल्चर के बारे में और क्या पता, देखो व्हाई, व्हाट इज द रीजन, तो ये क्यों हुआ, व्हाई देयर इज अ डिक्रीज इन द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर में जो प्रॉब्लम्स है, तो देयर आर सम प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम होगा तभी डिक्लाइन हुआ रहेगा। ठीक है, पहला आपका टोटल जीडीपी में आप कितना कंट्रीब्यूशन करते हैं, एग्रीकल्चर 15.3% कर रहा था कंट्रीब्यूशन 2001 एंड 2002 में, नाउ इट इज 12.5%, मतलब पिछले 20 साल के पीरियड में अब तक उसका प्रोडक्शन बढ़ा नहीं है एग्रीकल्चर का, वो डाउन हो गया है। और मैंने ये भी बताया कि किसी भी स्टेट के डेवलपमेंट के लिए, इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए एग्रीकल्चर क्या क्या रोल प्ले करता है बच्चों, बेस रोल प्ले करता है, क्योंकि ये सारे मटेरियल इनपुट हर चीज़ कहाँ से आती है, एग्रीकल्चर से और अलाइड एक्टिविटी से ही आती है। तो इसका मतलब उसका प्रोडक्शन कम हो रहा है, तो उसका रीज़न क्या है, देखो जनरल प्रॉब्लम इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। तो प्रॉब्लम क्या है फिर, वाई देयर इज अ डिक्लाइन इन द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर, तो पहला है डिक्रीज इन द एवरेज साइज ऑफ लैंड होल्डिंग लीड्स टू द लो फार्म प्रोडक्टिविटी। देखो जो लैंड होल्डिंग का जो एरिया था वो कम हो गया, मतलब टोटल आपका जितना एरिया है जहाँ पे पहले हम क्या करते हैं, प्रोडक्शन करने के, एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन करने के लिए इस्तेमाल, जो समझो ये महाराष्ट्र का लैंड एरिया है, पहला समझो ये एरिया में हम क्या करते हैं, ज़्यादा एरिया हम क्या करते हैं, एग्रीकल्चर का यूज़ करते हैं, बट नाउ इट गोज ऑन डिक्लाइन। जो एरिया क्या था बच्चों एग्रीकल्चर का, वो डिक्लाइन हो गया। अभी क्या हो गया, वहाँ पे दूसरे सेक्टर ने ऑक्यूपाइड कर दिया, इंडस्ट्रीज हो गए, जैसे कंस्ट्रक्शन, लोग क्या कर रहे हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं। अभी समझो बहुत सारे आपके आसपास ही देखोगे, तुम्हारे मुजफ्फरनगर को एरिया भी देखोगे, वो पहला पूरा खेती का एरिया था। इवन आपको सुनने को मिलता है वहाँ पे खेती कॉलेज है, खेती कॉलेज है मतलब वो जो मिश्रा कॉलेज है, डीएड कॉलेज को हम बोलते हैं खेती कॉलेज है। वाई इट इज कॉल्ड खेती कॉलेज, बिकॉज देयर वॉज अ एग्रीकल्चर फार्मिंग एक्टिविटीज टुक प्लेस इन द ओल्डन डेज, पुराने टाइम में वहाँ पे एग्रीकल्चर एक्टिविटी होती थी। समझ में, 2001 की बात है, मैं तभी 8-9 में था, उस टाइम के पीरियड में वहाँ पे खेती होती थी, उस खेती से होते हुए हम लोग मुजफ्फरनगर में जाते थे। तो इसका मतलब वहाँ पे भी देखो एग्रीकल्चर आपको सामने दिख रहा है, लैंड होल्डिंग खत्म हो गई। अभी वो लैंड क्या हो गए, पहले एग्रीकल्चर यूज रहा, अभी वहाँ पे लोग कंस्ट्रक्शन करके वहाँ पे रहने लग गए, वहाँ पे बिल्डिंग बन गया, कॉलेज बन गया, पूरा एरिया क्या हो गया, डिस्ट्रॉयड हो गया। मतलब ऐसे ये जस्ट एग्जाम्पल है, एंड दिस एग्जाम्पल गोइंग टू द अदर स्टेट ऑल्सो, अदर प्लेस ऑल्सो, जैसे हमारे एरिया में हुआ वैसे हो गए। ठीक है, अभी कोलचेत का गांव एरिया है, वहाँ पे खेती होती थी, अभी भी कहीं कहीं बैक एकदम मतलब एकदम फार अवे एरिया में जाएंगे तो वहाँ पे भी खेती हो रही है। तो अभी खेती वहाँ पे कम हो गई, मतलब खेती का काम कम हो गया। तो एग्रीकल्चर का जो एवरेज लैंड होल्डिंग था वो कम हो गया और लो फार्म प्रोडक्टिविटी, फिर फार्म की प्रोडक्टिविटी कम होगी। पहले हम ज़्यादा ज़मीन का इस्तेमाल करें, खेती का इस्तेमाल करते थे, प्रोडक्शन करते थे, अभी जो ज़मीन थी खेती के यूज़ के लिए वो हम कम कर दिए। उस जमीन पे हम क्या कर रहे हैं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, रोड कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, मतलब अदर जो कमर्शियल एक्टिविटी है जिससे फ़ायदा ज़्यादा हो वो एक्टिविटी हम कर रहे हैं। तो पहला रीज़न ये है। दूसरा रीज़न क्या है, इंक्रीज द नंबर ऑफ स्मॉल एंड टू द मार्जिनल फार्मर्स। उसके बाद जो अपने इंडिया का ही बोलो या महाराष्ट्र का बोलो, ओवरऑल इंडिया
या महाराष्ट्र का सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, इंडियन फार्मर इज अ वेरी पुअर। इंडिया के जो फार्मर है बच्चों, दे आर द वेरी पुअर फार्मर एंड मार्जिनल फार्मर। मार्जिनल मतलब क्या होता है बच्चों, वो चीज जिसकी कमाने और प्रोडक्शन करने की क्षमता जीरो है। कमाने और प्रोडक्शन की क्षमता जीरो है मतलब वो इतना प्रोड्यूस नहीं कर पा सकता है कि खुद को फीड कर सके, मतलब खुद का वो क्या करे, उदर निर्वाह कर सके, मतलब खुद को फीडिंग कर सके, खुद के फूड की नीड्स को पूरा कर सके, इतना भी प्रोडक्शन नहीं कर पाता। तो सेल क्या करेगा, फिर रिच क्या बनेगा, प्रोडक्शन क्या करेगा। तो सेल्फ कंजम्पशन के लिए भी वो प्रोडक्शन नहीं कर सकता, ऐसा पर्सन पुअर फार्मर। समझ में? तो यहाँ पे ज़्यादा है। उसके बाद एक्सेस यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, और प्लस देखो लैंड होल्डिंग कम है तो हम क्या करते हैं, ज़्यादा प्रोडक्शन होकर के हम केमिकल ज़्यादा डालते हैं उसके ऊपर, केमिकल फर्टिलाइजर का ज़्यादा इस्तेमाल करें। एंड पेस्टिसाइड लीडिंग टू द सॉइल डिग्रेडेशन। देखो पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करोगे है कि ना, फर्टिलाइजर का ज़्यादा इस्तेमाल, तो जो सॉइल की जो क्वालिटी है बच्चों, मिट्टी की जो क्वालिटी है, वो क्वालिटी क्या होती है, सॉइल की क्वालिटी डिग्रेड हो जाती है, मतलब फॉल हो जाती है, उसकी क्वालिटी फॉल हो जाती है। और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं, अगर हम उसमें फर्टिलाइजर यूज़ करते हैं तो एक टाइम पे वो ज़मीन क्या बन जाती है बच्चों, मीन्स नो फर्टाइल लैंड बन जाता है। क्या बन जाता है, नो फर्टाइल लैंड, मतलब बंजर जमीन, उसमें खेती भी नहीं कर सकते अभी हम। ठीक है, अगर उस जमीन को फिर से प्रोडक्टिव बनाना है तो 10 साल 15 साल के लिए उसको आइडल छोड़ना पड़ेगा, खाली छोड़ना पड़ेगा, ताकि उसके ऊपर क्या हो सके, मीन्स फिर से उसकी कैपेसिटी बढ़ सके। तो फर्टिलिटी उसकी डाउन हो जाती है, मतलब कमाने की प्रोडक्शन करने की क्षमता जीरो हो जाती है, उसको जीरो फर्टाइल बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसा प्रॉब्लम हो जाए, डिग्रेड हो जाती है। डिग्रेड मतलब उसकी क्वालिटी फॉल होना, ये प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि हम ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कर रहे हैं प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। एग्रीकल्चर इनडेप्थनेस, ये तो पूरे इंडिया का ही प्रॉब्लम है। एग्रीकल्चर इनडेप्थनेस मतलब ऐसा बोला जाता है बच्चों, इंडियन फार्मर बॉर्न इन द डेप्थ, बॉर्न इन द डेप्थ, डेप्थ मतलब कर्जा, वो कर्जे में पैदा होते हैं, एंड डेथ इन द डेप्थ, वो कर्जे में मर जाते हैं। ठीक है, ऐसे कहावत है, दे बॉर्न इन द डेप्थ एंड डेथ इन द डेप्थ, कर्जे में जन्मते हैं और कर्जे के साथ ही मर जाते हैं। ठीक है, और जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी है उनको प्रॉमिस करते रहती है कि हम फार्मर का कर्जा माफ़ करेंगे, और माफ़ करते नहीं है, उन फार्मर ही साफ हो जा रहे हैं अभी। सो दिस वाज अ ग्रेट प्रॉब्लम फॉर द, नॉट फॉर द महाराष्ट्र, इन द होल इंडिया दिस प्रॉब्लम इज देयर। देखो पिछले कुछ सालों से आप देख रहे हो कि फार्मर क्या कर रहे हैं, नासिक से पैदल यात्रा चल के मुंबई में आ रहे हैं। वो पॉलिटिशियन जो उनके आगे हाथ फैला के क्या करते, उनसे वोट मांगते थे, उनसे अपना डेप्ट को वेव ऑफ करने के लिए, मतलब कर्जा माफ़ी करवाने के लिए। तो फिर वो सोल्यूशन जाते हैं, कर्जा माफ़ी इज नॉट अ सोल्यूशन, कर्जा माफ़ी कोई सोल्यूशन नहीं है, ऐसा वो बोलते हैं। ठीक है, तो सोल्यूशन क्या है, वाई आर अप्रोचिंग वाइल यू आर आस्किंग फॉर द वोट। जब क्या करते, जब वोट के लिए आप वोट मांगते उस टाइम पे फिर क्यों बोलते हैं फिर आपका कर्ज माफ़ करेंगे, इफ इट इज़ नॉट सोल्यूशन। तो वो सोल्यूशन न लेके फिर क्या करते हैं, वो फार्मर को, बेचारे लोग को अन्नदाता बोलते हैं, अन्नदाता बोलते हैं, अन्न परमेश्वर बोल के उनको क्या करते हैं, ऐसे बड़ी बड़ी उपाधि देते हैं। लेकिन वो जो अन्न परमेश्वर है, जैसे हम अपने भगवान के साथ फ्रॉड करते हैं, वैसे वो उसके साथ भी हम क्या करते हैं, फ्रॉड करते हैं। सो अगेन सिचुएशन रिमेन द सेम, उनकी सिचुएशन जो की त्यों पड़ी है बच्चों, दे आर ऑल्सो इन द डेप्थनेस। फिर क्या करते हैं, अभी मेरी हालत ख़राब है, इफ़ आई एम द बैड कंडीशन बिकॉज आई एम डूइंग द फार्मिंग, तो मैं बोलूँगा क्या मेरे बेटे को, भाई तू फार्मिंग कर, खेती कर। मैं बोलूँगा बेटा तू जल्दी से जल्दी, भले मैं आज कष्ट कर रहा हूँ, तो जल्दी से जल्दी क्या कर, पढ़ लिख और तू आगे निकल जा, ये खेती में तेरा काम नहीं है, खेती करके तू कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। सो इसका मतलब अभी एग्रीकल्चर तो फॉल होना ही है ना। देखो लोगों की टेंडेंसी चेंज हो रही है, सोच बदल गई बिकॉज ऑफ देयर प्रॉब्लम्स। ठीक है, हमारे टीचिंग के प्रोफेशन में बहुत सारे बोलते हैं कि हम सब कुछ बनना, कि टीचर मत बनना, टीचर का बेटा कभी टीचर नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? क्योंकि वो चाहता है कि प्रोफेशन अच्छा नहीं है। लोग बोलते हैं अच्छा प्रोफेशन है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे बात है अच्छा प्रोफेशन नहीं है, बहुत मतलब टीचर को बहुत बेयरिंग करना पड़ता है, ऐसा बहुत लोग बोलते हैं। तो ऐसे होते हैं, तो वैसे फार्मिंग का भी वही हालत चल रहा है। सो एग्रीकल्चर इंडेप्टनेस मतलब कर्जा, एग्रीकल्चर का जो कर्जा है, खेती किसानों के ऊपर जो कर्जा है, वो सबसे बड़ी समस्या है। ठीक है, उसके ऊपर से फिर गवर्नमेंट के नए नए रूल्स, ठीक है, नए नए रूल्स वो भी लागू हो जाएंगे। इलेक्शन के टाइम पे दे हैव प्रॉमिस द बिग बिग रूल्स, बिग बिग प्रॉमिसेस। ठीक है, और जैसे इलेक्शन खत्म हो जाता है वो क्या करते हैं, भूल जाते हैं। सो दिस वाज द प्रॉब्लम्स। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ पॉइंट क्या बता बच्चों, पुअर इंप्लीमेंटेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म्स एंड द एडवर्स क्रॉप पैटर्न। देखो लैंड रिफॉर्म, देखो जब गवर्नमेंट ने क्या किया था बच्चों,
जैसे हर एक सेक्टर में रिफॉर्म किया था, इंडस्ट्री में भी रिफॉर्म किया था, वैसे लैंड में भी बहुत सारे रिफॉर्म किए थे। रिफॉर्म मतलब क्या होते हैं? बदलाव। रिफॉर्म मतलब क्या होते हैं? नए नए चेंजेस। तो लैंड रिफॉर्म में बहुत इंपॉर्टेंट जैसे टेनेंसी रिफॉर्म, टेनेंसी रिफॉर्म, टेनेंसी रिफॉर्म था। उसके बाद क्या था? कोऑपरेटिव फार्मिंग, कोऑपरेटिव फार्मिंग। उसके बाद था सीलिंग ऑन एक्सेसिव लैंड होल्डिंग, सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग, लैंड होल्डिंग पे सीलिंग करना। तो ऐसे बहुत सारे गवर्नमेंट ने लॉ बनाया ताकि इंडिया में एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बढ़ सके। टेनेंसी रिफॉर्म मतलब कैसा होता है? ऐसा माना जाता है, समझो अभी मैं वहाँ का जमींदार हूँ, आई एम द वेरी रिच पीपल, मैं वहाँ का जमींदार हूँ, मतलब लैंडलॉर्ड हूँ। ठीक है, लैंडलॉर्ड बहुत रिच होता है और क्या करता है? जो लैंड लेबरर्स होते हैं, बच्चों, जो जमीन में खेती में काम करने जो लेबरर्स होते हैं, उनका हमेशा एक्सप्लॉयटेशन करता था ये रिच लैंडलॉर्ड, जमींदार, है ना। मूवीज में आप देखते रहोगे। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि भाई जो टेनेंसी मतलब जो वहाँ पे टेनेंट है, मतलब ये बाहर काम कर रहा है, उधर काम करने वाला जो टेनेंट है मतलब लेबरर्स है, अगर वो उसमें खेती कर रहा है तो जमीन भी उसी की होगी, जो खेती करेगा जमीन उसकी होगी। तो इसका मतलब अगर रिच फार्मर जो लैंडलॉर्ड जमींदार है, जमींदार की खेती में अगर समझो वहाँ का लेबर काम कर रहा है तो उस लेबर की जमीन हो जाएगी, क्योंकि इसकी काम करने की क्षमता नहीं है। ऐसा गवर्नमेंट ने रूल्स बनाया। दूसरा रूल्स बनाया कोऑपरेटिव फार्मिंग। कोऑपरेटिव फार्मिंग मतलब देखो, इंडिया में फार्मिंग का बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्या है? ओवर पॉपुलेशन। अभी इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो क्या होता है? जैसे समझो अभी मेरी ज़मीन है, इतनी सी मेरी ज़मीन है, बोला ना, मेरे 4 बेटे हो गए तो इसके 4 डिवाइड हो गए। ठीक है, ये मिस्टर ए को मिला, मिस्टर सी को मिला, मिस्टर डी को मिला, बोला कि नहीं। फिर ए के 4 बच्चे हो गए, इसके 4 टुकड़े हो गए, बी के 4 बच्चे हो गए, उसके 4 टुकड़े हो गए, इसके 4 टुकड़े हो गए। ऐसा देखो कितनी छोटी लैंड होल्डिंग हो गई। तो गवर्नमेंट ने इसको सॉल्व करने के लिए क्या बनाया? कोऑपरेटिव फार्मिंग। कोऑपरेटिव फार्मिंग मतलब सब लोग मिलकर एक साथ खेती करेंगे, सब जमीन एक साथ डाल के फिर से उसी बड़े हिस्से में मॉडर्न टेक्निक। अभी देखो इतने छोटे से जगह में हम ना तो ट्रैक्टर यूज़ कर सकते हैं, ना बाकी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसका मतलब क्या है? तो खेती होना बहुत डिफिकल्ट। तो कोऑपरेटिव फार्मिंग किया। फिर उसका सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग। सीलिंग ऑन लैंड मतलब गवर्नमेंट ने क्या बोला कि एक जो पर्टिकुलर पर्सन है उसके पास इतना ही जमीन होना चाहिए, उसके एक्सेस अगर पर्टिकुलर स्क्वायर फीट या किलोमीटर के ऊपर अगर किसी के पास भी जमीन होगी, गवर्नमेंट क्या करेगी? उसको जब्त कर लेगी, और जब्त करके क्या करेगी? जो लैंडलेस फार्मर है, किसका है? जो लैंडलेस फार्मर है उसमें क्या करेगी? डिवाइड कर देगी। ऐसा रूल्स भी बना है। तो ये सभी लैंड रिफॉर्म्स है, नए नए बदलाव, लेकिन ये सब में प्रॉब्लम आया। प्रॉब्लम है, जैसे समझो अभी मैं यहाँ का जमींदार हूँ, मेरे पास गवर्नमेंट ने बोला 2 स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा अगर किसी के पास ज़मीन होगी तो उसके ऊपर का जो एरिया होगा वो छीन लिया जाएगा, मतलब गवर्नमेंट उसको टेक कर लेगी, और जिस लैंडलेस फार्मर, ऐसा फार्मर जिसके पास ज़मीन नहीं है, उसको बांट दी जाएगी। तो मैं क्या करूँगा? ज़मीन मेरी है, वो ज़मीन क्या करूँगा? मेरी बेटी के नाम पे लिख दूंगा, मेरे रिलेटिव के नाम पे लिख दूंगा, तो एक्सेस जितना होगा मैं दूसरे को ट्रांसफर कर दूंगा। तो ऐसे होते रूल्स बनते, तो रूल्स को ब्रेक भी करना ईजी हो जाता है बच्चों। तो उनका वो लोग क्या करते हैं? एस्केप मतलब बचने के तरीके ढूंढ लेते थे। तो भले गवर्नमेंट ने बहुत सारे लैंड रिफॉर्म किए ताकि लैंड का प्रोडक्शन बढ़े, कमियों को सॉल्व करने के लिए, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। इसलिए यहाँ पे पॉइंट क्या बोला है? पुअर लैंड रिफॉर्म, पुअर लैंड इम्प्लीमेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म। मतलब लैंड रिफॉर्म किए लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हुए। इम्प्लीमेंट मतलब उसको नेतृत्व में अप्लाई नहीं किया गया। ठीक है। उसका ड्राई लैंड, ड्राई लैंड मतलब सूखा जमीन, बंजर जमीन, सूखा जमीन। इनएडिक्वेट इरिगेशन फैसिलिटी। क्यों सूखा जमीन क्यों हो गया? क्योंकि इरिगेशन फैसिलिटी नहीं है, सिंचाई के साधन नहीं है। देखो पानी के बिना खेती होती नहीं है, खेती करने के लिए पानी की जरूरत पड़ती है। तो सिंचाई के साधन नहीं है, प्रॉपर वाटर का रिजर्वियर नहीं है आपके पास, मतलब बड़े बड़े डैम नहीं है जिससे क्या हो सके मिस ऑफ सीजन में भी क्या हो सके खेती हो सके। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये प्रॉब्लम की वजह से हो गया। उसका लैक ऑफ कैपिटल। अभी देखो कैपिटल मतलब क्या है? जो पैसा हम बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं उसको कैपिटल बोलते हैं। तो वैसे मैं लैंड, मैं एक फार्मर हूँ, तो मेरा बिजनेस क्या है? फार्मिंग, खेती मेरा बिजनेस है। तो खेती में इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा चाहिए कि नहीं? किस लिए चाहिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए? मुझे ट्रैक्टर परचेस करना है, बराबर ना, ट्रैक्टर परचेस करना है। उसके बाद मुझे क्या परचेस करना है? हाँ, सीड्स परचेस करने हैं, इक्विपमेंट परचेस करने हैं। हाँ, मुझे वेल बनाना है ना, वेल बनाना मतलब कुआं खोदना है। ये सब के लिए पैसा लगता है, मनी लगता है कि नहीं? तो ये सब इसको बोलते हैं कैपिटल। तो ये पैसा लगाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। सो बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कैपिटल,
देयर इज ऑल्सो प्रॉब्लम फॉर दी प्रोडक्शन। तो अभी तो आपके पास ट्रैक्टर नहीं है, आपके पास अच्छा सीड्स नहीं है, आपके पास वेल नहीं है, पानी का मतलब कुआं नहीं है, तो आप कैसे इरिगेशन करोगे, कैसे खेती करोगे? सो दैट्स वाई देयर इज अ नो प्रोडक्शन। सो लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट, देयर इज अ नो प्रोडक्शन। पैसा तो लगाना ही पड़ेगा हर एक क्षेत्र में। उसका इम्प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रूरल डेवलपमेंट प्लान, गवर्नमेंट ने बहुत सारे रूरल डेवलपमेंट प्लान भी बनाए, ठीक है, मतलब जो गांव विकास के लिए बहुत सारे अलग अलग प्रॉब्लम मतलब प्रोग्राम प्लान्स वगैरह बनाए, लेकिन वो प्लान सिर्फ बुक में मतलब पेपर में रहे और कभी मतलब अस्तित्व में नहीं आए हो। समझ में आया? बहुत सारे ऐसे प्लान, बहुत सारे ऐसे स्कीम है गवर्नमेंट की जो सिर्फ पेपर में रही और कभी वो रियलिटी में आई नहीं, जमीनी पे आई नहीं। सो दैट्स वाई दिस वाज द प्रॉब्लम। उसका लैक ऑफ मार्केटिंग फैसिलिटी, देखो हम एग्रीकल्चर खेती करते हैं लेकिन उसका मार्केटिंग नहीं हो पाता। मार्केटिंग मतलब क्या? सेलिंग। उसका प्रॉब्लम तो किसानों को उनके जो सीड्स है, उनके जो उत्पन्न है, उनका जो प्रोडक्शन है, उनका सही वैल्यू नहीं मिल पाता। अगर आप आपके प्रोडक्ट का मार्केटिंग नहीं करो ना बच्चों, तो आपको सही प्राइस नहीं मिलेगा। समझ में? अगर देखो मैंने समझो एक भले कुछ सर्विस नहीं देता हूँ मैं, लेकिन उसका एडवर्टाइजमेंट मैंने बहुत ज़्यादा किया है। मैंने फिल्म एक्टर से, बड़े बड़े फिल्म एक्टर से मैंने उसका एडवर्टाइजमेंट किया है, भले सर्विस जीरो है लेकिन उसका प्राइस बढ़ जाएगा, वैल्यू बढ़ जाएगा, बिकॉज ऑफ मार्केटिंग करना, ठीक है। वो मार्केटिंग का प्रॉब्लम है उनके पास, तो मार्केटिंग नहीं है तो उनको सही प्राइस मिलता नहीं है, ठीक है। सही प्राइस नहीं मिल पा रहा है, तो प्राइस नहीं मिलेगा तो फिर लोग इतना मेहनत करके काम करेंगे क्यों? सो दे आर डिस्करेज टू प्रोड्यूस द गुड्स, ठीक है। एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन करने के लिए डिस्करेज होता है। उसका इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, अभी तो क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट अभी आप देख ही रहे होंगे, ठीक है। अचानक अभी तक रेनफॉल हो रहा है, तो बहुत सारी ऐसी खेती है जहाँ पे अभी खेती के हार्वेस्टिंग का टाइम है, मतलब कटिंग करने का टाइम है, लेकिन उस हार्वेस्टिंग के टाइम पे यहाँ पे क्या हो रहा है? बारिश आ रही है। एक्चुअली कभी आना चाहिए जब हम क्या करते हैं? प्लांटेशन करते हैं, मतलब जब खेती करते हैं उस टाइम पे क्या आना चाहिए? वहाँ पे सीडिंग करते हैं, मतलब जब बीज बोते हैं उस टाइम पे बारिश वगैरह होनी चाहिए, ताकि उस टाइम पे पानी की जरूरत पड़ती है। अभी हार्वेस्टिंग का टाइम है जहाँ पे बीज के फ्रूट्स बन चुके हैं, मतलब ऑलरेडी हार्वेस्टिंग का टाइम, मतलब उत्पन्न होने का टाइम हो चुका है, उस टाइम पे अगर बारिश गिरेगी तो सारे जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो क्या होगा? वेस्ट हो जाएगा। तो क्लाइमेट चेंज, अचानक ड्रॉट हो गया, सूखा पड़ गया, अचानक ओवर फ्लडेड हो गया, बारिश ज़्यादा आ गई, तो क्लाइमेट में ऐसे जो चेंजेस है, डाइवर्जन है, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर में प्रॉब्लम हुआ। सो दिस वॉज अ प्रॉब्लम। तो अभी देखो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के गवर्नमेंट ने क्या क्या मेजर्स टेकअप किए 2017-18 में, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। सो टुडे आई हैव एक्सप्लेन व्हाट अबाउट द महाराष्ट्र इकोनॉमी। महाराष्ट्र इकोनॉमी क्या है, उसके फीचर्स क्या है, और महाराष्ट्र इकोनॉमी के जो डेवलपमेंट का पहला स्तंभ है, मीन्स फर्स्ट जो बेस है वो एग्रीकल्चर, उसको हमने पढ़ा है। what is the agriculture, how was the agriculture in the Maharashtra, and what is the problem faced by the Maharashtra agriculture sector. So अब उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या स्टेप टेकअप किया, वी विल बी